नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। सभी की लाइफ में सब सॉर्टेड है, बस मैं मेरी लाइफ में ही सब बिगड़ा पड़ा है। Personalization is something very fundamental to converting old messages. So एंड एक चीज जो मैंने इसमें समझी है, दैट इज द पावर ऑफ लिंक्डइन। फर्स्ट ईयर के अंदर मैं ज्यादा ओपन अप नहीं था। be proactive. आपको हमेशा opportunities के lookout में रहना चाहिए क्योंकि ऑलराइट, सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? सो टुडे वी आर विद अ वेरी स्पेशल गेस्ट हु इज विक्रम आदित्य एंड हु हैज रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज। सो आज की वीडियो बेसिकली आप सभी की रिक्वेस्ट पर आ रही है कि आप सभी क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि भैया इंटर्नशिप किस तरह से क्रैक कर सकते हैं बड़ी कंपनीज में। एंड आपको भी पता है, जब तक मेरे पास वो चीज़ की एक्सपीरियंस नहीं होता मैं सामने नहीं रखता। तो विक्रम आदित्य इज द राइट पर्सन हु कैन गाइड यू एंड आपको सही राह दिखा सकते हैं कि किस तरह से इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हैं। अब क्यों वो राइट पर्सन है, वो आपको उनके इंट्रोडक्शन से पता लग जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट विक्रम आदित्य टू प्लीज इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। okay. Thank you for the very warm welcome, Tushar. So to introduce myself, I'm like Tushar said, I'm a recent economics graduate from Shahid Bhagat Singh College, and मतलब college में I was very fortunate कि मुझे काफी सारे different experiences मिले, मैं बहुत different लोगों से मिल पाया, and college में जब मैं first year में था तब मुझे एक मेंटरशिप गैप दिखा जहाँ पे मैं ज़्यादा सोसाइटी ज्वाइन नहीं कर पाया, एंड मतलब मुझे लगा कि मैंने फर्स्ट ईयर अच्छी यूटिलाइज नहीं किया। तो फिर उस थॉट को मेरे माइंड में रखते हुए मैंने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट सेटअप करे जिससे जूनियर को सीनियर से गाइडेंस मिल पाए। तो फिर आई सेट अप initiative called DU Connect, which later turned on to be a startup, and फिर we acquired Doolies community. So currently I'm heading both of these, and कॉलेज में इन टर्म्स ऑफ सोसाइटीज मैंने दो सोसाइटीज एस्टैब्लिश की थी, एक मार्केटिंग सोसाइटी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेल। एंड इन टर्म्स ऑफ माय इंटर्नशिप मैंने ईबाई में इंटर्नशिप की थी, गिलवी में, नायका में, अर्बन कंपनी में, IIM शिलोंग में, एंड अभी मोस्ट रिसेंटली मैंने नीति आयोग में भी सीईओ ऑफिस अमिताभ कांत सर के अंडर इंटर्नशिप की थी। तो हाँ, प्राइमरीली कॉलेज में मुझे इन सारे कंपनीज में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिला, and I think that's definitely something which has helped me throughout, and even right now when I start for placement, तो मुझे उन एक्सपीरियंस से काफी हेल्प हुई, they helped me develop बहुत ज्यादा। तो yeah, that's a little bit about me. ओके, सो इसीलिए मैंने बोला था कि इनके इंट्रोडक्शन से आपको पता लग जाएगा व्हाई ही वुड बी द राइट पर्सन टू सॉर्ट आउट योर ऑल क्वेरीज। सो विक्रम आदित्य, माय फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू क्रैक ऑल दिस इंटर्नशिप? लाइक क्या स्ट्रेटेजी रही थी जिसकी वजह से इतनी सारी इंटर्नशिप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आप क्रैक कर पाए वन आफ्टर द अदर? अच्छा, तो जब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जैसे शहीद भगत सिंह हमें ज्यादा ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, तो जैसे कंपेयर टू SRC या हंसराज, तो फिर जो ये सारी अपॉर्चुनिटीज थी मैंने ऑफ कैंपस ढूंढी थी। मतलब ऑफ कैंपस में जब हम बात करते हैं तो मेनली तीन टाइप के अपॉर्चुनिटीज या मीडियम्स होते हैं। एक थ्रू रेफरल, जहाँ पे कोई आपको पर्सनली रेफर करे उस कंपनी में। दूसरा होता है थ्रू कोल्ड ईमेलिंग, कि अगर कोई ओपनिंग है और उन्होंने पोस्ट किया ऑनलाइन तो आप उस प्रोफेशनल को आप ईमेल करते हो, अपने बारे में बताते हो कि आपने क्या किया है पास्ट में एंड कैसे आप उस रोल के लिए रेलेवेंट हो। एंड तीसरा कुछ स्पेसिफिक इंटर्नशिप प्रोग्राम्स है, जैसे नीति आयोग का खुद का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जहाँ पे वो एप्लीकेशन देते हैं। तो अगर आप उस पर अप्लाई करते हो और अगर उनको आपको आपकी कैंडिडेट से सही लगता है तो फिर वो आपको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए लेता है। तो प्राइमरीली जब मेरा सेकंड और थर्ड ईयर चल रहा था तब मोस्टली हम सब घर पे बैठे हुए थे क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद था एंड कोविड चल रहा था। तो ऑब्वियसली मेरे हाथ में बहुत टाइम था, एंड इवन दो मैं बाकी चीजें भी कर सकता था जैसे मेरी सोसाइटी और मेरे दो स्टार्टअप, लेकिन उसके बजाय भी मेरे पास काफी सारा टाइम था और मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी थी कि मैंने मतलब जब मैं कॉलेज में आया था कोई ऐसा फिक्स सब्जेक्ट नहीं था कि नहीं मुझे तो फाइनेंस करना है, इकोनॉमिक्स करना है। मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना था डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फर्म्स में, एंड मैंने सोचा कि अगर मैं जितना एक्सपीरियंस ले सकता हूँ तो फिर वो मुझे इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। I'll have the opportunity to understand different domains and subsequently become a better professional, and फिर जो मुझे आगे करियर में भी करना वो मुझे समझ में आएगा। तो जैसे आई थिंक एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है कि आपको हमेशा प्रोएक्टिव होना पड़ता है ऑन प्लेटफॉर्म। तो जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जिसने मुझे इन सारी इंटर्नशिप्स को कन्वर्ट करने में हेल्प किया है वो था लिंक्डइन। तो जैसे
लिंक्डइन में काफी सारे प्रोफेशनल्स इंटर्नशिप पोस्ट करते हैं और आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे जो दो मेरी इंटर्नशिप थी अर्बन कंपनी और ओगिलवी, मुझे रेफरल के थ्रू मिली। तो अब रेफरल कैसे लाते हैं आप? काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम किसी को जानते नहीं ऐसे फॉर्म में, तो उसको मिटिगेट करने के लिए लिंक्डइन एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप प्रोफेशनल्स को रीच आउट कर सकते हो और आप उनसे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना सकते हो। तो जैसे एक बहुत अच्छी एडवाइस जो मुझे लगी थी, जो मुझे एक सीनियर ने दी थी, कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने सीनियर्स को रीच आउट कर सकते हो। तो लिंक्डइन में सर्च फिल्टर में एक सब फिल्टर होता है जहाँ पे आप डाल सकते हो कि अगर आपको जैसे ईवाई में इंटर्नशिप करनी है तो फिर आप वो फिल्टर डाल सकते हो कि आपके कॉलेज में से, शहीद भगत सिंह में से कौन ईवाई में काम कर रहा है, और उस फिल्टर को जब आप इंपोर्ट करोगे तब आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी ऑफ सीनियर्स जो ईवाई में काम कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपका काम थोड़ा इजी हो जाता है। तो जब आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो, आप बस बोल सकते हो कि लाइक हाय, आई एम मिस्टर मत्स्य, आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट फाइनेंस, ट्रेजरी, या जो भी आपको डोमेन में इंटर्नशिप करनी हो, आप बता सकते हैं कि मुझे इस कंपनी में बहुत इंटरेस्ट है एंड जैसे आप मेरे सीनियर हैं, आई एम श्योर दैट यूड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड मी, एंड आप अपना इंटरेस्ट एडवोकेट कर सकते हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डू, एंड उस तरीके से आप उनका थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं। एंड फिर जब वो आपको रीच आउट करते हैं, वापस अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तब आप उस मीडियम के द्वारा उनको थोड़ा और बता सकते हैं अपने बारे में कि आपने पहले क्या किया हुआ है, और वो पहले जो आपने किया हुआ है आपके एक्सपीरियंसेस रेलेवेंट कैसे हैं, एंड आपको उस पर्टिकुलर रोल के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसी कॉन्वर्सेशन में आप उनको अपने कैंडिडेट के बारे में बता सकते हैं। एंड ऑल्सो अनदर थिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट इज कि यू हैव टू ऐड वैल्यू टू अनदर पर्सन। तो जैसे जो नेटवर्किंग होती है उसमें इट्स बेसिकली अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, एंड मतलब इट्स नॉट अ क्विड प्रो को थिंग, इट्स लाइक अ वेरी नेचुरल थिंग कि मतलब किसी और को वैल्यू ऐड करना चाहिए एंड तभी आपको वैल्यू वापस मिलेगा। तो जो मैं करता हूँ, मैं उनको थोड़ा पर्सनली जानने की कोशिश करता हूँ कि लाइक व्हाट ड्राइव्स देम, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एम्बिशन क्या है, उन्होंने कॉलेज में क्या किया था जिससे वो इस मुकाम पे और इस स्टेज पे है। एंड फिर मैं उनसे कॉल पे बात करता हूँ। फिर कॉल पे जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे थोड़ा डिटेल में समझ में आता है कि उनकी क्या पसंद है, उनको आगे क्या करना है। जैसे मेरे कुछ सीनियर्स थे, वो IIM अहमदाबाद में अपना MBA परस्यू कर रहे थे, और जब मैंने एक प्रोफेशनल थी, वो ग्रैंड थॉर्टन में काम कर रही थी, एंड उनको आगे जाके अपना कैट देना था। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ बाय कनेक्टिंग हर विद माय सीनियर, एंड दैट वाज वन वे कि मैंने उनको वैल्यू ऐड की। तो सिंस ऑब्वियसली मैंने उनकी हेल्प की, तो उसके बाद मैं एक स्टेज में आ गया जहाँ पे मैं उनसे एक फेवर आस्क करता हूँ, क्योंकि मैंने भी उनके लिए कुछ किया। राइट। तो कोल्ड ईमेल इज अनदर स्ट्रेटजी, जिससे आप काफी इंटर्नशिप कर सकते हैं अपने कंपनीज में, जो भी आपको पसंद है या जो भी आपको इंटरेस्ट वो करती हैं। तो हाँ, कुछ ये स्ट्रेटजीज हैं। अगर आप मुझे कोल्ड ईमेल के बारे में जानना चाहेंगे तो आई लव टू टेल फर्दर, बट हाँ। ओके, सो इट वाज वेरी डिटेल्ड आंसर एंड काफी इंसाइटफुल रहा होगा ऑडियंस के लिए। एंड एक चीज जो मैंने इसमें समझी है, दैट इज द पावर ऑफ लिंक्डइन। कि रिसेंटली मुझे भी थोड़ी बहुत समझ में आने लगी है चीजें कि लिंक्डइन किस तरह से पावरफुल है। एंड जिन व्यूअर्स को नहीं पता, यू मस्ट बी थिंकिंग कि वो भी शहीद भगत सिंह कॉलेज से है, मैं भी शहीद भगत सिंह कॉलेज से हूँ, तो डायरेक्ट कनेक्शन बना है, बट दैट्स नॉट द केस। इवन आई एम कनेक्टेड टू हिम थ्रू लिंक्डइन ओनली, एंड लिंक्डइन के थ्रू ही मैंने इन्हें अप्रोच किया है। एंड दैट्स टाइप ऑफ कोल्ड मैसेजेस, कि आपने डायरेक्ट कॉल जानते नहीं हो फिर भी आपने मैसेजेस किया एंड कैसे कन्वर्ट की, लीड कन्वर्ट की। तो लाइक दैट्स अबाउट, अगर बेसिक थिंग बोलूँ तो कोल्ड ईमेल के अंदर यही आता होगा, बट अगर आई एम रॉन्ग तो थोड़ा आप चेंज कर सकते हो एंड करेक्ट करके बता सकते हो कि थोड़ा बहुत कोल्ड ईमेल के बारे में भी पता लग जाएगा। डेफिनेटली। अच्छा, तो ये डेफिनेटली सच है कि लाइक अपने सीनियर्स को रीच आउट करना काफी अच्छा होता है। मतलब कोल्ड टेक्सटिंग भी काफी वर्कआउट करता है, आपको बस थोड़ा कंटेक्ट देना चाहिए। जैसे जब तुषार ने मुझे रीच आउट किया था तो उन्होंने कुछ बोला कि लाइक कि मैं आपका कंटेंट फॉलो कर रहा हूँ, मुझे वो काफी अच्छा लगा, या मुझे आपकी प्रोफाइल काफी अच्छी लगी। तो फिर मतलब उसमें पर्सनलाइजेशन था। पर्सनलाइजेशन इज समथिंग वेरी फंडामेंटल टू कन्वर्टिंग कोल्ड मैसेजेस। तो जितना आप पर्सनलाइज करोगे, जितना आप उसको इनहेरेंटली दूसरे पर्सन को रियलाइज कराओगे कि आपने अपनी रिसर्च की है या आप उनके बारे में ट्रूली जानना चाहते हो, तो वो भी थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड या तो लुक फॉरवर्ड करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए। एंड फिर आपको ये भी आपका एक स्पेसिफिक आस्क होना चाहिए
कि जो आप पूछ रहे हैं उनसे वो काफी स्पेसिफिक है कि वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं एंड वो सही पर्सन है आपको हेल्प करने के लिए. सो हैविंग अ स्पेसिफिक टास्क इज आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट. एंड मतलब इन द सेंस कि वो सही लोग होने चाहिए आपको हेल्प करने के लिए. जैसे अगर आपको मैंने ओगिलबी में काम किया था, वो एक एडवर्टाइजिंग फर्म है. तो एडवर्टाइजिंग फर्म में 4 डिपार्टमेंट होते हैं. अकाउंट, क्लाइंट सर्विसिंग होता है, प्लानिंग होता है, ग्राफिक होता है और कॉपी होता है. तो अगर आपको क्लाइंट सर्विसिंग में काम करना है तो आप किसी प्रोफेशनल जो ग्राफिक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है आप उसको नहीं अप्रोच कर सकते. आपको उसी डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं. तो काफी स्टूडेंट से मिस्टेक करते हैं कि वो लिंक्डइन पे सीधा एचआर को मैसेज भेज देते हैं कि हम मुझे इंटर्न करना है, क्या आप मुझे रेफर कर सकते हैं. तो ये काफी एक बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि एचआर का काम ही वही होता है कि मतलब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो एचआर लैटरल रिक्रूटमेंट देख रहा है, वो लोगों को ऑन बोर्ड कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग देख रहा है. एंड मतलब उसको दिन में 100 से 150 मैसेजेस आते होंगे कि आप मुझे रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सबके माइंड में यही आता है कि एचआर को मैसेज करो. बट दैट इज समथिंग एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव. तो मैं उसको जनरली रेकमेंड नहीं करता हूँ. तो जो मैं एक फ्रेमवर्क फॉलो करता हूँ टू अप्रोच द राइट पीपल, कि जिस पोजीशन पे मुझे काम करना है एज अ जॉब, मैं उन्हीं को अप्रोच करता हूँ. तो जैसे अगर कोई एंट्री लेवल रोल पे है, किसी ने बस अपना रिसेंटली कॉलेज कंप्लीट किया है और वो उस कंपनी में उस रोल में काम कर रहा है, तो वो थोड़ा ज्यादा अप्रोचेबल होगा क्योंकि वो बस कॉलेज ग्रेजुएट है एंड वो आपसे रिलेट कर सकते हैं. वो भी एज अ स्टूडेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थे एंड वो आपकी नीड, आपकी कंडीशन अंडरस्टैंड करेंगे. तो दिल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. एंड जब हम कोल्ड ईमेल की बात करते हैं तो कोल्ड ईमेल के प्राइमरली 3 से 4 कंपोनेंट होते हैं. पहला होता है आपका सब्जेक्ट लाइन, और दूसरा होता है आपका इंट्रोडक्शन, तीसरा होता है आपका बॉडी, और चौथा होता है आपका कंक्लूजन या आपका कॉल टू एक्शन, CTA. तो फिर काफी सारे ईमेल जो इसलिए नहीं लोग पढ़ पाते क्योंकि उनका सब्जेक्ट लाइन बहुत कॉमन होता है. जैसे अगर आप कोल्ड ईमेल में लिखोगे कि अप्लाइंग फॉर अपॉर्चुनिटीज या लुकिंग फॉर ओपनिंग, तो वो तो सभी लोग करते हैं, या लेकिन लुकिंग फॉर अ जॉब मतलब काफी कॉमन होता है वो. लेकिन जब भी आपको ये ईमेल आता है आपके डैशबोर्ड पे जीमेल पे, तो सबसे पहले चीज आप सब्जेक्ट लाइन ही पढ़ते हो. तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको थोड़ा यूनिक बना सको. तो यूनिक का मतलब जैसे मैंने जो कुछ ईमेल्स लिखी हैं, जैसे डू नॉट मिस दिस ईमेल, तो अगर कोई ऐसा पढ़ेगा कि तो उसको लगेगा कि चलो ये क्या है, इसको पढ़ के देखते हैं. और इसमें कुछ रिवर्स साइकोलॉजी भी यूज कर सकते हैं. तो मैंने एक बार लिखा था ईमेल कि डू नॉट ओपन दिस ईमेल, आप इस ईमेल को खोलो ही मत. तो मतलब अगर जैसे मैं खुद को इमेजिन करता हूँ कि अगर मुझे ऐसा ईमेल मिले तो मैं इसको खोलूंगा या नहीं. तो अगर मुझे ऐसा ईमेल मिलता है जिसमें कोई बोल रहा है कि आप इस ईमेल को खोलो ही मत, तो वो 2 बार सोचेगा कि क्यों नहीं बोल रहे मुझे ईमेल खोलने के लिए. तो फिर चांसेस हैं कि वो शायद खोल दे उसको. एंड मतलब और बहुत कॉमन होता है. मतलब आप उनको एक कुछ भी लिख सकते हो, ओपन दिस ईमेल इफ यू आर सैड दैट विराट कोहली इज रिटायरिंग, और ओपन दिस ईमेल इफ यू आर अगेंस्ट क्रिप्टो टैक्स, ओपन दिस ईमेल इफ यू लाइक पिज्जा. और या तो जैसे आप और भी पर्सनलाइज कर सकते हो. जैसे जब आप किसी की लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हो तब उनका अबाउट सेक्शन होता है, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके कॉलेज होते हैं. अगर वो कंटेंट लिखते हैं तो आप कंटेंट में एंगेज कर सकते हो, आप उस कंटेंट पे कमेंट कर सकते हो, आप उस कंटेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो जैसे अभी जब मैं इन्वेस्ट इंडिया के लिए इंटरव्यू करा था, तो जो मुझे इंटरव्यू इनवाइट आया था वो एक ओल्ड ईमेल के थ्रू आया था. तो फिर मैंने जो वहाँ पे काम करी थी उन्हें एक टेडेक्स स्पीच दी थी, और उस टेडेक्स स्पीच के बेसिस पे जो टाइटल था टेडेक्स स्पीच का, मैंने वो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन बनाई. और फिर मैंने उस टेडेक्स स्पीच के बारे में काफी लिखा कि उस स्पीच ने मुझे कैसे इंस्पायर किया. और फिर मैंने आगे बताया कि कैसे मैं उनकी थॉट और उनके रीजनिंग के साथ मैं भी काफी आइडेंटिफाई करता हूँ. और ऐसे तरीके में मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया. तो उनको वो काफी यूनिक लगा और उन्होंने मुझे बोला कि उनके 3 से 4 साल में उनको इतना काफी फ्रेश या अच्छा ईमेल देखने को नहीं मिला. तो वो काफी इम्प्रेस हो गई थी और इसलिए मुझे एक इंटरव्यू इनवाइट मिला करने के लिए. भले ही जबकि वो फ्रेशर्स हायर नहीं करते अपने डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन बेसिकली पर्सनलाइजेशन इज समथिंग व्हिच कैन हेल्प यू अ लॉट कोल्ड ईमेलिंग में. तो जब हम डायसेक्ट करते हैं 4 पार्ट्स को, तो सब्जेक्ट लाइन तो हमने कवर कर लिया. तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि आप कौन हैं, आप कौन से कॉलेज से हैं. और फिर जो आपका बॉडी होता है उसमें आपको लिखना होता है कि आपने पहले क्या किया है जो आपको इस ओपनिंग के लिए रेलेवेंट बना रहा है, कि मतलब आपकी स्किल्स इस ओपनिंग से अलाइंड है या नहीं.
और आपके एक्सपीरियंसेस, आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपके हार्ड स्किल्स कैसे अलाइन करते हैं इसके लिए। और इस बॉडी को बनाने के लिए हमेशा आप देखोगे कि जो भी ओपनिंग होती है उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, एक जेडी। तो उस जेडी को अपना आप बाइबल मान के आप उसको अपना ईमेल क्राफ्ट कर सकते हो, क्योंकि उस जेडी में लिखा होता है कि फर्म एग्जैक्टली चाहती क्या है एक कैंडिडेट से। तो आप एग्जैक्टली जान सकते हो कि वो क्या चाहती हैं आपसे, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ईमेल क्राफ्ट कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस को पोर्ट्रे कर सकते हो। तो फिर जेडी पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट। एंड जो आपका कॉल टू एक्शन होता है उसमें आप बस लिख सकते हैं कि मैंने मेरा रेज्यूमे अटैच कर लिया है, एंड I'd really love to connect on a call or an interview to talk further about my experience, या आपको भी जानने के लिए और मेरे अंडर जानने के लिए। फिर जस्ट सिंपल कॉल टू एक्शन एक इंटरव्यू के लिए आप लिख सकते हैं, और अटैचमेंट में आप अपना सीवी कर सकते हैं। तो एक और एक चीज जो मैंने की थी उस ईमेल में कि जो आपका सीवी का डॉक्यूमेंट का नाम होता है उसमें मैंने लिख दिया था यू नीड टू ओपन दिस। तो फिर जब उन्होंने वो सीवी पे हवर किया तो उसमें लिखा है यू नीड टू ओपन दिस, तो मतलब उनको काफी वो यूनिक टाइप लगा कि ये तो काफी अच्छा माइन्यूट डिटेल पे पर्सनलाइज किया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हो अपना ईमेल पर्सनलाइज करने के लिए, जिससे आप अपना कैंडिडेट, भले आपका एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन अगर आपने रिसर्च किया, आपने एफर्ट डाले उस मेल में, तो वो जो भी इंटरव्यू है या जो भी प्रोफेशनल उस रेसिपिएंट है मेल का, वो उसको जरूर अप्रिशिएट करेगा, और आपके चांसेस कन्वर्जन के डेफिनेटली हाई हो सकते हैं। काफी सही तरीके से एक्सप्लेन किया, मतलब 5 या 7 मिनट के अंदर बहुत सारी चीजें आपने डिस्क्राइब कर दी एक्सपीरियंस रख के साथ। मतलब ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ ही पता लगती है। एंड थैंक यू फॉर दिस डिटेल्ड आंसर। ओके विक्रमादित्य, मुझे ये बताओ कि व्हाट टाइप ऑफ स्किल सेट यू नीड, कि जब भी आप एज ए फ्रेशर अप्लाई करते हो किसी भी बड़ी फर्म के अंदर, तो एज ए फ्रेशर व्हाट वी एक्सपेक्ट, मतलब कंपनी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, बिकॉज हमारे पास कुछ स्किल्स नहीं है, हम किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो भी हमें नहीं पता। मतलब ब्लैंक माइंड है, पहली बार जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया, तो क्या एक्सपेक्ट करती है कंपनी? अच्छा, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि आई थिंक बहुत डाउट होता है ये। तो मतलब ये काफी कंटेक्चुअल है, काफी डिपेंड करता है, लेकिन मेजोरिटी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कंपनीज को हार्ड स्किल्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती जितनी आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो मतलब कोई भी फर्म एक कैंडिडेट से चाहती है कि उसके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हो, मतलब इंटरपर्सनल मतलब उसका एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कि वो कैसे बात कर सकता है, कैसे कैसे टीम के साथ वर्क कर सकता है, क्या उसके पास कोई लीडरशिप एक्सपीरियंस है, उसने कोई टीम को प्रायर हैंडल किया है। और एक इम्पोर्टेंट स्किल जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि मतलब आपने प्रॉब्लम कैसे पहले सॉल्व किया, क्या आपने किसी क्लाइंट के साथ या स्टार्टअप के साथ काम किया है, या आपने किसी इंटर्नशिप में ऐसा कोई काम किया जहाँ पे आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की हो, या जहाँ पे आपने इम्पैक्ट अपने काम से इम्पैक्ट बनाया हो, चाहे अपने डिपार्टमेंट में हो या कोई इनिशिएटिव से हो। तो स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल skills, strong interpersonal skills, strong communication skills, these are something which is like a constant throughout verticals, throughout domains। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, टेक में चले जाओ या फाइनेंस में चले जाओ, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, ये सब चीजें हमेशा कॉमन रहेंगी। और जहाँ तक हार्ड स्किल्स की बात होती है, ये काफी डोमेन स्पेसिफिक होता है। जैसे कंसल्टिंग में भी काफी डोमेन होते हैं। तो जैसे अगर डेटा एनालिटिक्स है तो उनको SQL या तो टाब्लो या तो पाइथन या आर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप एक जनरल मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल के लिए जा रहे हो, जैसे बेन, मैकिन्सी, PCG हायर करती हैं, तो अगर आपको बस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और अगर आपको रिसर्च या पावर BI या कोई भी आपको ऐसे जनरल टूल्स आते हों, तो आप यूर प्रीटी गुड टू गो विद। जैसे थ्रू आउट माई कॉलेज लाइफ मेरी ऐसी कोई हार्ड स्किल्स नहीं थी, मुझे पाइथन या टाब्लो या ऐसा कोई कोडिंग लैंग्वेज या ऐसा फुल स्टैक सॉफ्टवेयर कुछ नहीं आता था। मुझे बस बेसिक सा पावर पॉइंट, एक्सेल और मतलब यही स्किल्स आते थे मोस्टली। लेकिन क्योंकि मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस थे, क्योंकि मेरी कॉन्वर्सेशन, मेरी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी थी और मुझे डोमेन नॉलेज थी, कि मतलब जिस भी फर्म के लिए मैंने इंटरव्यू किया, मैंने पहले रिसर्च की, उस डोमेन के बारे में जाना, पढ़ा, और मतलब जो मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी थे, मैंने उनसे जो वैल्यू, जो लर्निंग डिराइव की, वो उस रोल में कंट्रीब्यूट हुई है और मतलब उस रोल के लिए रेलेवेंट थी। तो उस तरीके से मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। तो प्राइमरली आई वुड फील कि अगर आप किसी डोमेन स्पेसिफिक
इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो तो आप डेफिनेटली अपने सीनियर से कनेक्ट करके देखो, आप उनसे जानो कि कौन सी स्किल्स हैं जो इंडस्ट्री में वैल्यू होती है। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को कॉलेज से थ्रू आउट बिल्ड करो, क्योंकि जो अगर आप एक्सेल का कोर्स करोगे वो आप 1 से 2 हफ्तों में सीख लोगे, लेकिन जो आपकी एबिलिटी होती है एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में डील करने के लिए, जैसे अगर इंटरव्यू ने आपका स्ट्रेस इंटरव्यू ले लिया, वो आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको थोड़ा दबाव डाल रहा है, तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए जो आपका एबिलिटी होता है वो आपको थोड़ा टाइम में ही बिल्ड होता है, वो 2 3 6 महीना 1 साल। तो सॉफ्ट स्किल्स पे आप अपने कॉलेज पे थ्रू आउट फोकस करो और हार्ड स्किल्स भी आप बनाते जाओ। जैसे कोई भी आप इंटर्नशिप करो तो उसमें से आप एक स्किल नई लर्न करके देखो, और ऐसे आप एक डेफिनेटली एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स बना सकते हो जो आपको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के लिए तैयार कर सकता है। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। तो विक्रमादित्य, इसी से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हो रहा है कि जनरली फर्स्ट ईयर के अंदर ज्यादा बच्चे इंटर्नशिप की तरफ नहीं जाते, मेनली क्योंकि एक्सपीरियंस होता नहीं, इसकी वजह से भी नहीं, एंड सेकंड चीज सोसाइटीज कल्चर इतना ज्यादा होता है कि बच्चे ज्यादा सोसाइटीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हाउ सोसाइटीज हेल्प्स इन इंटर्नशिप, एंड एडिंग ऑन टू दैट हाउ इंटर्नशिप्स हेल्प्स इन द प्लेसमेंट। एंड इसी से रिगार्डिंग एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने इंटर्नशिप नहीं की, ठीक है, किसी भी रीजन के कारण वो 3 साल इंटर्नशिप नहीं कर पाया, बट साथ में उसका कुछ स्टार्टअप था या फिर कुछ भी अपना वेंचर चला रहा था जिसकी वजह से वो साइड में ध्यान नहीं दे पाया। तो क्या इंटर्नशिप्स नहीं की उसकी वजह से प्लेसमेंट पे कुछ असर पड़ता है, कि अगर खुद का वेंचर कर रहा है तो उसका बेनिफिट मिलता है, या फिर इंटर्नशिप नहीं की तो उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिलता है प्लेसमेंट के टाइम? अच्छा, तो फिर इस क्वेश्चन को आंसर के लिए पहला था कि अगर सोसाइटीज जो फर्स्ट ईयर, तो पहला था कि सोसाइटीज इंटर्नशिप्स में कैसे हेल्प करती है, देन इंटर्नशिप प्लेसमेंट में कैसे हेल्प करती है, एंड देन थर्ड कंट्रोवर्सी। कूल। तो जब मैं बात करूँ सोसाइटीज इंटर्नशिप में कैसे हेल्प करती है, तो सोसाइटी बेसिकली बहुत डिफरेंट टाइप की सोसाइटीज होती हैं। जैसे इनएक्टिव हो गई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और आपके सब्जेक्ट वाली सोसाइटीज हैं जैसे इकोनॉमिक सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी या कंसल्टिंग सेल, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये जो सोसाइटीज क्या करती हैं आपको कि ये आपको एक एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन देती है उस डोमेन के लिए। तो अगर आप कंटेंट डिपार्टमेंट में हो तो आप हर रोज आर्टिकल्स लिखते हो, वो आर्टिकल्स आपको उस डोमेन के बारे में ज्यादा जानने की आपको हेल्प करती हैं ताकि आप उस डोमेन के बारे में ज्यादा जान पाओ। एंड सब्सिक्वेंटली सोसाइटीज आपको काफी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करने के लिए करती है। जैसे अगर आप एक्सटर्नल रिलेशन डिपार्टमेंट में हो तो आप स्पॉन्सरशिप रेज करते हो, आप दूसरे टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, आप एक फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हो। तो ये सारी चीजें आपको काफी अच्छा सॉफ्ट स्किल्स इम्पार्ट करती हैं, और आपको एक पीयर सेट भी दे देती है सोसाइटी। पीयर सेट मतलब आपके दोस्त जो हो जाते हैं, तो वो आपका एक छोटा नेटवर्क बन जाता है कॉलेज में, जहाँ से आप एक चीज को मोटिवेट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम डोमेन नॉलेज और अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग सॉफ्ट स्किल्स, सोसाइटीज आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करती हैं, इन द सेंस कि अगर आपने किसी कोई सोसाइटी को एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में लीड किया, जैसे अगर आप प्रेसिडेंट थे या जनरल सेक्रेटरी थे, तो वो दिखाता है कि आपको प्रायर एक्सपीरियंस है टीम्स मैनेज करने का, टू डील विद प्रेशर, टू कोऑर्डिनेट विद अदर पीपल, एंड एक ऑब्जेक्टिव या केपीआईज को अचीव करना। इन सारी चीजों को अगर आप अच्छे से पोर्ट्रे करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हैं और आपका प्रीवियस सोसाइटी एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपकी इंटरपर्सनल में हेल्प हो सकता है। आप जो भी टीम के साथ काम कर रहे हो उसमें आपकी सोसाइटी हेल्प कर सकती है। और अगर वो कोई डोमेन स्पेसिफिक इंटर्नशिप है और अगर आपकी सोसाइटी भी उसमें है तो आपको ऑलरेडी थोड़ा नॉलेज होगा, तो उस फैसेट में वो सोसाइटी आपकी हेल्प कर सकती है। और दूसरा क्वेश्चन था कि इंटर्नशिप प्लेसमेंट में किस तरह से हेल्प करती है। अच्छा, ओके। तो बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी ऑफ एंड ऑन कैंपस में, प्राइमरीली जो फर्म्स देखती हैं वो आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस देखती हैं। आपका अगर कोई का वेंचर है तो वो उस पर ज्यादा फोकस करती है। मतलब जो मेरा कॉन्वर्सेशन रहा था पर्सनली वो सोसाइटीज पे कम रहा था, क्योंकि जो मेरा सीवी था वो ओवरऑल वेल राउंडेड था, लेकिन उनको ज्यादा इंटरेस्ट मेरे इंटर्नशिप और मेरे वेंचर्स पे आया था। तो स्पेसिफिकली इंटर्नशिप प्लेसमेंट में आपको ऐसे हेल्प करती हैं कि अगर आपके पास अच्छे ब्रांड के साथ आपने कोई इंटर्नशिप किया, जैसे मैंने ईवाई या नीति आयोग के साथ की, तो जैसे जब भी मैंने इन्वेस्ट इंडिया में अप्लाई किया तो जो मेरा स्टिंट था नीति आयोग पे, तो उन्होंने काफी क्वेश्चन पे पूछे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्योंकि नीति आयोग एक गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, प्लानिंग कमीशन है, और वो उस
फील्ड से रिलेटेड भी है, क्योंकि नीति आयोग पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, इन्वेस्ट इंडिया भी पॉलिसी और कंसल्टेंसी का मिक्स है, मतलब वो एफडीआई लाते हैं इंडिया में, तो वो एक्सपीरियंस उससे रेलिवेंट था। तो अगर आपने अच्छे ब्रांड में इंटर्नशिप किया है तो वो एक स्पाइक फैक्टर हो जाता है आपकी सीवी में। स्पाइक फैक्टर मतलब कि समथिंग विच अपील्स टू द फर्म्स, की मतलब अगर 2 से 3 स्पाइक फैक्टर्स होते हैं रेज्यूमे में, अगर आप अपने बैच टॉपर हो या टॉप 10 में आए हो तो वो एक स्पाइक फैक्टर है। अगर आपके पास एक पीओआर है, जैसे आप प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट हो, वो एक स्पाइक फैक्टर है। कोई अच्छी ब्रांड में इंटर्नशिप किया आपने, वो एक स्पाइक फैक्टर है। अगर आपका कोई स्टार्टअप है, वो एक स्पाइक फैक्टर है। कोई रिसर्च पेपर आपका इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश है, वो एक स्पाइक फैक्टर है। तो ये सब चीजें स्पाइक फैक्टर्स होती हैं। तो अगर आपने कोई अच्छे इंटर्नशिप या ब्रांड में कोई इंटर्नशिप किया है तो वो एक स्पाइक फैक्टर की तरह एक्ट करता है, और आपका एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली उस कंपनी या उस इंडस्ट्री के बारे में काफी इंसाइट देता है। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन वाज कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने इंटर्नशिप नहीं की थ्रू आउट हिज कोर्स या फिर थ्रू आउट हिज टेन्योर 3 इयर्स के अंदर, बट उसने साथ में अपना वेंचर किया। ये क्वेश्चन मैं इसीलिए रिलेट कर पा रहा था आपसे बिकॉज आप सोसाइटीज में भी थे, सोसाइटीज के फाउंडर, आप खुद के वेंचर्स के भी फाउंडर, एंड देन आपने इंटर्नशिप इतनी कर रखी है, तो लाइक तीनों चीज का आंसर आप दे सकते थे। तो तीसरा क्वेश्चन यही था कि फॉर एग्जांपल किसी ने इंटर्नशिप नहीं की या फिर सोसाइटीज में ज्यादा एक्टिव नहीं रहा, बट उसका एक साइड में वेंचर था जिसपे वो काम कर रहा था एंड उस पर डेफिनेटली काफी अच्छा उसने रिजल्ट लिया, आउटपुट लिया, अब वो प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहा है, तो हाउ दैट वेंचर इज गोइंग टू हेल्प इन, और या फिर इंटर्नशिप का डिसएडवांटेज मिलेगा उससे ना करने का। तो बेसिकली अगर किसी ने इंटर्नशिप नहीं की हो लेकिन अगर उनका एक खुद का वेंचर हो, तो फिर आई डेफिनेटली फील कि ये थोड़ा फर्म स्पेसिफिक हो जाता है। कुछ फर्म्स को चाहिए होता है कि उनके एम्प्लॉयज को एक सर्टेन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस हो, एंड इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बेसिकली यही होता है कि आपको वो एक कॉर्पोरेट सेटअप को एक छोटा इंट्रोडक्शन दे देता है। आपको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती हैं, एंड अगर वो कोई रिलेटेड फील्ड में है तो फिर वो और भी बढ़िया होता है, क्योंकि they already know that you've had prior experience in that particular domain। तो फिर उस तरफ से उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है फर्म को एक कैंडिडेट इवैल्यूएट करने के लिए। लेकिन अगर आपका एक वेंचर है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में जब भी मेरा इंटरव्यू हुआ है तब सिर्फ जो 2 डिस्कशन हुई थी वो मेरे एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस और मेरे इंटर्नशिप पे, और कभी कभार तो मेरे इंटर्नशिप के बारे में पूछा भी नहीं, मुझे सिर्फ स्टार्टअप एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। तो आई डेफिनेटली फील कि क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं है कि स्टूडेंट अपने खुद का इनिशिएटिव करें या खुद का स्टार्टअप करें, तो फर्म्स को नेचुरली काफी क्यूरियोसिटी होती है कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड जो आपका एंटरप्रेन्योरियल स्टिंट होता है, इट इंटेल्स अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। मतलब एज अ फाउंडर आप हर चीज में काम कर रहे हो, आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो, आप ह्यूमन रिसोर्स में काम कर रहे हो, आप कंसल्टेंट की तरह प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हो हर रोज ऑन अ डेली बेसिस, आप अपनी टीम्स को मैनेज कर रहे हो, आप फाइनेंस संभाल रहे हो। तो मतलब आई थिंक काफी मल्टीफैसेटेड हो जाता है रोल। तो आई फील कि एज एन एंटरप्रेन्योर, स्पेशली अगर आपने कोई सक्सेसफुल वेंचर बनाया है, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू could be as an asset to a firm and how you could add value to that particular entity। So I feel कि to some extent एक entrepreneurial stint अगर वो सक्सेसफुल रहा, एंड अगर उतना भी सक्सेसफुल नहीं रहा लेकिन आपको लर्निंग मिली, तो वो डेफिनेटली एक टॉकिंग पॉइंट हो सकता है इंटरव्यू में, एंड इट कुड naturally supersede some internship experiences, या मतलब वो थोड़ा कॉम्पनसेट कर सकता है एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस के। लेकिन आई डेफिनेटली फील कि दोनों होने चाहिए। आप अपना एंटरप्रेन्योरियल स्टिंट भी करिए, लेकिन थोड़े इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको एक इंट्रोडक्शन मिलेगा उस सेटअप, उस एनवायरनमेंट के लिए। बट हाँ, आई डेफिनेटली फील कि एक गुड इक्विलिब्रियम, एक अच्छा सा बैलेंस अगर आप रखेंगे तो, और अगर आप प्रोफाइल बिल्डिंग, अपने लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को उस तरीके से देखेंगे तो आपको काफी हेल्प होगी इन कॉलेज। ओके, दैट्स अ ग्रेट आंसर। लाइक व्हाट आई वाज सेइंग, सेफ साइड खेलना ज्यादा बेटर है रेदर देन एक साइड बैलेंस, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर दोनों साइड ना होगा, वही चीज है। ओके, दैट वाज अ ग्रेट आंसर। तो विक्रम, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। कोई ऐसे 3 टिप्स जो डेफिनेटली फ्रेशर्स को हेल्प करेगी उन्हें इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए, या फिर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी 3 टिप्स देना चाहोगे जो आपने थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ सीखी है, एंड 3 मिस्टेक्स जो आप रिफ्लेक्ट करना चाहोगे जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू यू दे शुडंट डू। ओके, तो
तीन टिप्स तो मुझे पता नहीं, लेकिन 3 वैल्यूज मैं बोलूँगा जो जैसे मुझे काफ़ी हेल्प किया कॉलेज में। तो पहला है कि बी प्रोएक्टिव, आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ के लुकआउट में रहना चाहिए, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए एंड वो आपको कौन सी लर्निंग एक्सपीरियंस दे दे जो आपको बहुत डेवलप कर सके। तो हमेशा चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, लिंक्डइन पे आप हमेशा एक्टिव रहिए। मतलब जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था मेरे सेकंड ईयर में एंड उससे मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मतलब मुझे एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने को मिला, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों से बात करने का मौका मिला एंड उससे मुझे काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिले। तो लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म को आप डेफिनेटली यूटिलाइज कीजिए, रीच आउट टू जितने सीनियर्स आप कर सकते हैं। अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा जस्ट लेट इट गो वाइल्ड, मतलब आप कभी उसको रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए और एक बस कीप ऑन ट्राइंग टू गेट डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस और ट्राई टू अपस्किल एवरी डे। माय सेकंड टिप वुड बी कि हर रोज एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि लाइक हर रोज आप कुछ नया लर्न कर रहे हो। मतलब ये नहीं कि एक दिन में आप पूरा कोडिंग लैंग्वेज सीख लिया, लेकिन जैसा मेरा मतलब है कि आप जैसे आपने एक दिन कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा, किसी मार्केटिंग की स्टडी पढ़ा आपने, तो दूसरे दिन आपने उस मार्केटिंग की स्टडी ने आगे क्या किया, मतलब जो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा उस की स्टडी के लिए, तो व्हाट इज दैट लीड टू, डज दैट लीड टू आप एक आपको एक कोर्स परस्यू करना, और अगर आप उस कोर्स को परस्यू करते हो तो व्हाट डज दैट कोर्स लीड टू, डज दैट कोर्स लीड टू यू परस्यूइंग एन इंटर्नशिप, अगर आपने किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। तो मतलब हर एक लर्निंग आउटकम शुड बी द ड्राइविंग फोर्स और शुड गिव द इम्पीटस टू अनदर लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जो भी आप करते हो उसको एक उसको ट्रांसफर होना चाहिए, उसको मटीरियलाइज होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो तो आपको उसको रियलाइज करना चाहिए। तो जैसे अगर मैं मार्केटिंग के बारे में पैशनेट था तो मैंने उसको रियलाइज किया बाय एस्टैब्लिशिंग अ सोसाइटी इन माय कॉलेज, ताकि मैं खुद भी लर्न कर पाऊँ और मैं बाकी को भी हेल्प कर रहा हूँ। और सेम मैंने सप्लाई चेन के लिए किया था। तो वही आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को मटीरियलाइज को करने की कोशिश कीजिए ऑन अ डेली बेसिस। और मेरा तीसरा टिप क्या होगा, आई थिंक द थर्ड वुड बी कि ज़्यादा इम्पैक्ट, लाइक यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन। आई फील कि ये काफ़ी प्रोमिनेंट है अब, क्योंकि सभी लोग लिंक्डइन पे आगे, सबको लगता है कि मतलब सब लोग इतने इंटर्नशिप्स कर रहे हैं या इसने वो अचीव कर लिया है, इसने वो कर लिया। मेरे साथ काफ़ी हुआ है कि काफ़ी जूनियर्स मुझे देख के ओवरवेलम हो जाते हैं कि अगर अरे आपने तो इतना किया है। लेकिन द थिंग वाज कि मेरा टाइम थोड़ा डिफरेंट था। लाइक जब मैंने ये सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की थी तब 2 साल कोविड था, हम घर पे बैठे हुए थे, हमारे पास बहुत टाइम था। लेकिन अभी एक इंटर्नशिप फुल टाइम कॉलेज के साथ मैनेज करना टोटली टफ होता है, और अगर आप ऑफिस में इंटर्नशिप कर रहे हो तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हाँ, नो टू कॉइन्स आर द सेम, मतलब आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। आपको बस खुद से कंपेयर करना चाहिए कि आज एम आई डूइंग बेटर देन व्हाट आई वाज डूइंग यस्टरडे, एंड कि आप अपने बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हो या नहीं। तो जस्ट बी योर ओन कॉम्पिटिशन। एंड मतलब जब मेरा आइडियोलॉजी है कि डेफिनेटली मुझे भी थोड़ा लगता है कि अरे उन्होंने इतना अचीव कर लिया, लेकिन मैं उससे हताश नहीं होता। मतलब ये नहीं कि अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, मतलब फिर मुझे वो थोड़ा अंदर से मुझे चुल मचती है कि नहीं अब तो मैं भी करूंगा ये। सही बात तो मतलब जब आप किसी को देखो तब उसको एक अंदर से कुछ इग्नाइट होना चाहिए कि मुझे भी ऐसा करके दिखाना है, काइंड ऑफ इंस्पिरेशन, लाइक उनको इंस्पिरेशन मान सकते हैं। राइट, ये काफी सही आपने पॉइंट रखा है, जो लास्ट वाला पॉइंट था। डेफिनेटली मतलब जो सेकंड ईयर के अंदर आते हैं उनको यही लगता है कि यार मेरा फ्रेंड तो वो कर रहा है, मैं ही कुछ नहीं कर रहा है, सभी की लाइफ में सब सॉर्टेड है, बस मेरी लाइफ में ही सब बिगड़ा पड़ा है। हाँ नहीं, बट हाँ काफी इम्पोर्टेंट है। मतलब बस इंस्पिरेशन लेना चाहिए और मतलब फिर आप वर्क करो उसकी तरफ। एज लॉन्ग एज यू पुट इन द वर्क वो हो जाएगा। बट हाँ, वर्क काफी इंपॉर्टेंट है, यू कांट डिस्काउंट हार्ड वर्क, दैट्स ऑलवेज गोना बी देयर, इट्स अ नॉन रिक्विजिट। तो आप बस पुट इन द वर्क, आप काम कीजिए टुवर्ड्स योर गोल्स एंड नथिंग कैन रियली स्टॉप यू। मतलब बट हाँ ऑब्वियसली स्मार्ट वर्क भी करना होता है, ये नहीं कि आप अपने एफर्ट्स बस वही चीज़ कर रहे हो। आपको थोड़ा एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जब मेरी पहली इंटर्नशिप थी IIM शिलोंग में, मैंने कुछ 50 ईमेल भेजे थे बहुत सारे प्रोफेसर्स को,
मुझे एक भी रिप्लाई नहीं आया। मैं बहुत हताश हो गया। मैंने बोला क्या हो रहा है ये, मैंने तो इतना अच्छे से मेल लिखा। फिर मैंने एक बार सोचा कि चलो बैठते हैं, कि कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि बहुत मैंने गलतियाँ की थी। मैंने डियर सर मैम लिख दिया था, मैंने मेरे बारे में डिस्क्राइब नहीं किया था, और मतलब किसी फाइनेंस प्रोफेसर को मैं मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी गलतियाँ की मैंने, तो क्यों ही रिप्लाई देते प्रोफेसर। तो मैंने उन चीज़ों को रियलाइज किया और एक नया ईमेल का टेम्पलेट बनाया, और फिर मैंने वापस 20 प्रोफेसर्स को नया ईमेल किया, और उसमें से मुझे 3 या 4 रिवर्ट आए थे। एंड फाइनली मतलब मैंने मेरी इंटर्नशिप की थी IIM शिलोंग में। तो एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, ये हो गए मेरी 3 टिप्स और 3 मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करें आजकल। आई फील मिस्टेक्स, हाँ आई फील एक तो है कि सोसाइटीज को ओवर प्रायोरिटाइज मत करो। मतलब ऑब्वियसली डिवोट योर टाइम टू सोसाइटीज, बट परस्यूइंग अदर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर इक्वली इम्पोर्टेंट। तो जैसे ये नहीं कि आप अपना पूरा दिन एक कॉलेज सोसाइटी को दे रहे हो, उससे आपकी ग्रोथ हमेशा लिमिटेड रहेगी। तो हमेशा आप 5 से 6 एम्बिट रखो, कोई सोर्स रखो जिससे आपका लर्निंग बढ़ते रहे, और वो एक सोसाइटी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो हमेशा एक बैलेंस रखो आप अपने सोसाइटी लाइफ के बीच में, अपने इंटर्नशिप या दूसरे कमिटमेंट्स के बीच में, ताकि आपके पास हमेशा बहुत हराइजन हो जहाँ से आप लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिराइव कर सकते हो। और जहाँ तक दूसरी गलती होगी कि एकेडमिक्स भूल जाते हैं कभी कभार, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। मतलब जैसे मेरा तो मैंने काफ़ी एकेडमिक्स को नेग्लेक्ट किया, लेकिन जब भी मैं पता नहीं कैसे स्कोर कर लिया, ओबी भी था, लेकिन एंड मोमेंट में मैं मेहनत डाल देता था। तो आई थिंक मैंने सेमेस्टर 4 शायद मैंने बैच टॉपर था मेरे कोर्स का। लेकिन हाँ, आई वुड से कि मतलब अपने एकेडमिक्स को नेग्लेक्ट मत करना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो भी आपको एकेडमिक्स देखती हैं फर्म्स, और अगर आपको हायर स्टडीज करनी है तो अगर आपको एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होगा तो काफ़ी आपका हेल्प करता है। तो अपने एकेडमिक्स को आप सफ़र मत होने दीजिए, एंड जस्ट आप इंश्योर करो कि हर रोज क्लास ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। मैं एडवोकेट नहीं करता लेकिन हाँ मतलब आप इंश्योर करो कि आप अपने टीचर से अच्छे से रैपोर्ट बना के रखो, आप असाइनमेंट अपना टाइम से सबमिट करो, और ओवरऑल आपके ग्रेड ठीक ठाक रहें। और जो मेरी आखिरी टिप होगी, मेरी आखिरी गलती सॉरी जो मैंने कमिट की और शायद स्टूडेंट भी करते हैं, आई फील क्या हो सकता है, आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, आपने कोई ऐसी गलती की हो तो फिर मैं भी वो सोचूंगा कि मैंने किया था नहीं किया। अच्छा, तो जो मैंने गलती की है अभी तक, फर्स्ट ईयर के अंदर मैं ज्यादा ओपन अप नहीं था, अपने तक ही था। बट बस वो सोसाइटी का जितना क्राउड है उनमें भी, मतलब मैं सोसाइटीज में इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि ये 3 सोसाइटीज में 4 सोसाइटीज में, बट एक्टिवली मैंने काम नहीं किया। जो मुझे सेकंड ईयर में जाके रियलाइज हुआ कि करना चाहिए था, कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाते हैं मेरे फर्स्ट ईयर में, और काफी इम्पैक्टफुल डालते हैं। और मैं मतलब मीटिंग्स के अंदर, लाइक सेकंड ईयर में मैंने एज ए हेड भी काम किया सोसाइटी में। बट उस टाइम पे क्या था कि जो मेरी को हेड थी वो मुझसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती थी। उसको देख के ऐसा नहीं था कि मुझे जलन होती थी, बट इंस्पायर होता था कि हाँ यार ये कर सकती है, तो मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, वो चीज थी सीखने की। तो अब थर्ड ईयर में जब एंटर कर रहे हैं तो काफी चेंजेस देखने को मिला। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर में वो चीजें करता तो डेफिनेटली सेकेंड ईयर में ही मतलब हो सकता था कि मैं अपने आप में कुछ और चेंजेस भी देख पाता। तो वो चीज मुझे लगता है कि मेरी गलती है। नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक दैट्स अ काफी पर्टिनेंट रियलाइजेशन। और मतलब अभी हाँ, नेटवर्किंग स्टैंड पॉइंट से, या मतलब बस ऑलवेज गिव योर बेस्ट एफर्ट, मतलब डोंट हाफ विट एनीथिंग। ये कभी बार आई थिंक शायद मैंने भी किया है एट सम पॉइंट इन माय कॉलेज लाइफ, कि जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप पे थोड़ा ज्यादा ध्यान नहीं दिया, या मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं किए जहाँ पे, और मैंने सिर्फ आप ही सफर करते हो उसमें, बिकॉज फिर आपका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं होता। एग्जैक्टली। तो जो भी आप परस्यू कर रहे हो उसको आप फुल हार्टेडली करो, और अगर आपको ट्रूली उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको लीव कर लो। लेकिन अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली उसमें अपने बेस्ट एफर्ट दो, क्योंकि अगर आप अपने बेस्ट एफर्ट दोगे तो आपको रिकग्निशन भी मिलेगा आपके वर्क के लिए, और आप लर्न भी करोगे, तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा। तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव इफ यू गिव योर बेस्ट एफर्ट। बट obviously if you substitute hard work, or if you discount that, then definitely your learning outcome will be severely affected. तो हाँ, I feel काफी important है कि आप अपने बेस्ट एफर्ट एक्टिवली दो।
तो हाँ, आई थिंक डेफिनेटली यही वही चीज काफी बार consider होंगी। मतलब ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में एक माइंडसेट ऐसा होता है कि यार उसका काम कर रहे हैं भाई, हमें क्या ही मिलेगा। उसकी वजह से ना हमारे फिर हम्म, वही वैसे ही थॉट्स आते हैं कि छोड़ यार, उसका काम करने से क्या फायदा, मतलब खुद पे फोकस भी नहीं कर रहे होते, अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे होते हैं। तो वो चीज भी अब समझ में आने लगी है कि हाँ यार, मतलब सेल्फ डिवोटेड होना पड़ता है कि अगर कुछ सीखना है तो सामने वाले के लिए सोचेंगे कि उसका काम हो रहा है तो फिर नहीं सीख पाएंगे। अगर खुद का सोचेंगे कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा, और वो हमें फिर खुद जो आपने बोला था एनालाइज करना पड़ता है कि क्या सीखा, क्या है वो ढूंढना पड़ता है। अगर एक भी छोटी सी भी चीज मिल जाती है, फिर वो नेक्स्ट मोटिवेशन अपने आप मिलती है कि हाँ यार, अगर ये सीखा तो और भी कुछ चीजें सीख सकते हैं। डेफिनेटली। तो यार, थैंक यू विक्रम फॉर टेकिंग आउट योर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। लाइक ऑलमोस्ट 30 मिनट से प्लस जा चुकी है ये वीडियो। एंड आई होप कि जितने भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, डेफिनेटली उन्हें कुछ सीखने को मिला है, तभी लास्ट तक वो रिटेन रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की मतलब बोलने की जरूरत है नहीं, आप खुद करके चले जाओगे। एंड मस्ट शेयर विद इट योर फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो उन्हें भी काफी वैल्यू एडिशन देखने को मिलेगी। विक्रम, कुछ कहना चाहते हो, लास्ट नोट कुछ बोलना चाहते हो तो यस यू कैन। लास्ट में आखिर हाँ, तो यही होगा कि बी क्यूरियस, बी हंग्री, pursue different initiatives and let your learning experience be the driving factors or let them give the impetus for you to pursue experiences ahead. तो बस आप चाहत रखो डिफरेंट चीज़ें लर्न करने की, आप अपने बेस्ट एफर्ट देते रहो, और जो भी आपको मुकाम या जो भी आपको अचीव करना है वो डेफिनेटली आप कर पाओगे, as long as you staying committed and you staying true to yourself. ओके, थैंक यू विक्रम।